हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के जो भी अब तक के बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट के, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा बीपीएससी का घटना चक्र का जो न्यू बुक आया है अपडेटेड, जिसमें सारे अभी तक जितने बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। तो हम लोग उसी से सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो अब तक बीपीएससी ने पूछे हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो बनाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और आप चैनल से जाकर के भी देख सकते हैं, आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना, इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था। तो आपको पता है कि संविधान जो है, संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तो आखिर 26 जनवरी का ही डेट क्यों रखा गया, जब 26 नवंबर को ही संविधान बन चुका था, तो 26 जनवरी का वेट क्यों किया गया इसको लागू करने के लिए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिएगा, ऑप्शंस है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या फिर ये एक शुभ दिन था, या नेक्स्ट है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिएगा कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। ये आप सब ने पढ़ा होगा कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। तो दिसंबर 1929 में आपने पढ़ा होगा कि लाहौर अधिवेशन फेमस है क्योंकि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो उसी अधिवेशन में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था 1929 वाला, उसी में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए संकल्प भी लिया गया था इसी दिन। ठीक है, दिसंबर 1929 का जो लाहौर का अधिवेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। और आज़ादी से पहले तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली हमें, तो प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये जो डेट था 26 जनवरी का, ये इसीलिए संविधान को इसी दिन लागू किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 सूचियाँ, 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 सूचियाँ, 372 अनुच्छेद 20 भाग 7 सूचियाँ, या 381 अनुच्छेद 23 भाग एवं 8 सूचियाँ। तो संविधान में लगभग 450 से भी अधिक अनुच्छेद हैं अभी वर्तमान में, लेकिन ये जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे जो हैं उपखंड के रूप में जुड़े हुए हैं। यानी कि जब संविधान बना था, जब मूल संविधान बना था, उस दौरान कितने संविधान में जो अनुच्छेद थे वो कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान बना था। तो ये जो 395 अनुच्छेद है, इसी में ए बी कर करके क ख ग घ हिंदी में, और मतलब ए बी सी डी कर करके इसमें बढ़ता गया। तो अभी टोटल जो है वो 450 से भी अधिक है, लेकिन मूल क्या है, 395 आर्टिकल ही है। तो कहीं पे ऑप्शन में 395 आर्टिकल है तो वो भी सही होगा। 395 आर्टिकल में ही उपखंड को जोड़ा गया है ए बी सी डी करके हर आर्टिकल में, और लेकिन है 395। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में भी कहीं पे भी 400 नहीं है, 395 ही दिया है। तो 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 सूचियाँ हैं। 8 सूचियाँ थी जो कि बढ़ करके अब 12 हो गई हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा 400 से अधिक आर्टिकल्स सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितनी कितनी
प्रविष्टियाँ हैं। तो संघीय सूची में जो है 97, राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में 47 है। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में ये 98 हो गया संघीय सूची में, और राज्य सूची में जो ये 66, ये घट करके 59 हो गया है, और समवर्ती सूची का जो ये 47, ये 52 हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा, 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न शब्दों पे विचार करना है। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका, अगर आपको याद होगा तो उद्देशिका में क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो उसी को क्रम में हमें बिठाना है। तो सार्वभौमिक का मतलब ही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आता है समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि प्रजातांत्रिक। तो CADB क्या हो जाएगा, CADB ऑप्शन ए। तो प्रस्तावना का अगर लाइन याद है तो इस तरीके के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान के तहत जोड़ा गया है। तो देखिएगा, प्रस्तावना जो है उद्देशिका, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो इसको याद रखिएगा कि प्रस्तावना में उद्देशिका में अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, और ये संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन क्या है कि समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और प्रस्तावना में अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, और उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जो है जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो किसी भी नए राज्य का निर्माण होता है, कोई भी नए राज्य का निर्माण होता है तो ये संसद करती है किसी भी नए राज्य का निर्माण, और संसद साधारण बहुमत के द्वारा राज्य का निर्माण कर सकती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण करती है संसद। इसके लिए 2/3 या फिर बहुमत की ज़रूरत नहीं है, साधारण बहुमत है तो उससे भी राज्य का निर्माण किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें अभी वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मौलिक अधिकार वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को हैं प्राप्त, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। गैर नागरिक मतलब कि जो विदेशी हैं, जो भारत में आकर के बसे हैं, उनको प्राप्त नहीं है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, ये विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। 1 और 3 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस आर्टिकल के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन, आपका निजी भवन है उसके ऊपर राष्ट्रीय झंडा आप फहरा सकते हैं, और राष्ट्रीय झंडा फहराना ये किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार है नागरिक का। तो ये है आर्टिकल, संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 का ए, 19 के 1 के ए के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो शिक्षा का जो अधिकार है ये 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 21 का क, जिसके अनुसार राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009, जो कि संसद के द्वारा पारित किया गया था, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था ये। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है।
सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो कौन सा वो मौलिक अधिकार है जो एक मानव अधिकार भी है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है? तो शिक्षा का अधिकार, ये एक मानव का भी अधिकार है और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है। और सूचना का अधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये दोनों जो अधिकार है ये मानव अधिकार भी है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है। तो इसका आंसर ए एंड सी दोनों होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन वैसा नहीं है, लेकिन इसका आंसर ए एंड सी दोनों ही होगा, दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, तो बीपीएससी में ई ऑप्शन रहता है अवेलेबल, तो आप लोग ई के साथ चलिएगा अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों के निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में जो भी निर्देश दिया गया है, तो भाग 4 में निर्देश जो भी दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सूचीबद्ध है। तो इसमें नागरिकों समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये जो है भाग 4 के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता 1 और 2। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, मौलिक अधिकार अलग है और मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो मौलिक अधिकार जो है ये संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भाग 4 के क में, ठीक है, भाग 4 के क में जोड़ा गया था। आर्टिकल याद रखिए 51 का क, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये संविधान संशोधन पूछ रहे हैं, तो 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपने शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे कौन होता है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है, अगर कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, मतलब या मृत्यु हो जाती है उनकी, या फिर किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब उस पद पे, राष्ट्रपति के पद पे कौन कार्यरत होंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उन राष्ट्रपति के पद पे होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? क्रम पूछा जा रहा है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये भारत की राष्ट्रपति बनी थी, पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये प्रतिभा पाटिल। तो ये क्रम के अनुसार इनका जो क्रम है वो क्या है? तो क्रम के अनुसार इनका 13वां क्रम है, और अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, व्यक्ति के रूप में, तो 12वां है, व्यक्ति के रूप में 12वां है और क्रम के अनुसार 13वां है। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कोई भी विधेयक अगर जो संसद में प्रस्तुत होती है तो वो अधिनियम तभी बनती है जब सदन के दोनों मतलब संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे पारित होने के बाद कोई भी प्रस्ताव या कोई भी विधेयक जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति जब अपनी सहमति दे देते हैं तब वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कोई भी विधेयक अधिनियम कब बनता है? जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते हैं। नेक्स्ट है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? तो हामिद अंसारी ये उपराष्ट्रपति के रूप में इनका 13वां क्रमांक है और व्यक्ति के अनुसार 12वां है, ठीक है।
तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और मोहम्मद हामिद अंसारी इनका सेम ही है। उपराष्ट्रपति के क्रम में इनका 13वां है और व्यक्तिगत 12वां है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भी वैसा ही था, राष्ट्रपति के क्रम में 13वां था और व्यक्तिगत रूप से 12वां था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान या फिर अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग या फिर चुनाव आयुक्त? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और ये संसद के सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन वो किसी भी संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो नहीं कर सकते, वो है वो अपना मत नहीं दे सकते, क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कार्रवाई में भाग भी ले सकते हैं, बोलने का भी इन्हें अधिकार है, लेकिन ये मत नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये अटॉर्नी जनरल है, हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और उनके प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं, यानी जब चाहे राष्ट्रपति इन्हें हटा सकती है या नियुक्त कर सकती है। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो एक एमपी का सीट रिक्त घोषित किया जाएगा यदि वो लगातार 2 महीने यानी कि 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, ठीक है। सदन की अनुज्ञा के बिना अगर वो अनुपस्थित रहता है 60 दिन या फिर 2 माह तक लगातार, तो उन्हें उनके सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, 2 महीने या फिर 60 दिन। नेक्स्ट, राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य जिनमें 20 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 275 सदस्य जिसमें 18 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 250 सदस्य जिसमें 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। देखिएगा, राज्यसभा में जो है कुल 250 सदस्य होते हैं जिसमें 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होकर जाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, या फिर समाप्त होने का विषय नहीं है। तो राज्यसभा जो होती है ये एक अस्थायी सदन है, यानी कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो सकती है। राज्यसभा समाप्त होने का विषय ही नहीं है क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है। हाँ, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा जो है वो समाप्त होने का विषय नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि उनका जो निर्वाचन है उपराष्ट्रपति का वो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के करते हैं। तो आंसर क्या होगा? राज्यसभा होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन हमें बताना है। पहला कथन है, तो सारे कथन देखते हैं। पहला कथन है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। तो देखिएगा, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा जो है वो शक्तिहीन है। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर लोकसभा जो है वो राज्यसभा में भेजती है। अगर राज्यसभा चाहे तो उसे पारित करती है, नहीं तो वो लौटा देती है लोकसभा को। और अगर लोकसभा पुनः राज्यसभा को वो विधेयक भेजती है, तब राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसे पारित करना होता है। तो लौटाने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो शक्तिहीन ही है, तो ये कथन सही है।
नेक्स्ट है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तो देखिएगा ये वाला कथन जो है हमारा वो गलत है। धन विधेयक की जो शुरुआत है वो लोकसभा में होती है, हमेशा राज्यसभा में नहीं होती है। तो हमारा आंसर मिल गया है ऑप्शन बी। लेकिन बाकी के भी कथन देख लेते हैं। लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। वो पारित करेगी नहीं तो वो सिफारिशों के साथ लौटाएगी, लेकिन अगर फिर से भेजा जाता है लोकसभा के द्वारा तो 14 दिन के भीतर उसे पारित करना होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, क्योंकि ये कथन गलत है। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट, लेखा अनुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान करने के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण, निधि आवंटित हेतु या बजट के लिए। तो देखिएगा लेखा अनुदान जो है ये बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बनाया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो है ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 होते हैं, जिसमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1905 में हुआ था, 50 में हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। तो देखिएगा ये वाला जो कथन है ये गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील को भी सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कोर्ट मार्शल को छोड़कर, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये कथन गलत है। ठीक है, चौथा कथन भी देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य सरकार का अधिकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का, राज्य की बात हो रही है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जिस तरीके से केंद्र की जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है। राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य के राज्यपाल को। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो अपना त्यागपत्र उसको देना है, तो वो किसे देगा, तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके मुख्य न्यायाधीश हमेशा अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो देखिएगा 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि देश का जो पहला मोबाइल अदालत है इसका उद्घाटन हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में किया गया था 4 अगस्त 2007 को। तो क्वेश्चन है कि भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र क्या है, तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि इस प्रकार के न्यायालय की परिकल्पना सबसे पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है आर्टिकल 352 के तहत की जा सकती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। तो मतदान का जो न्यूनतम आयु है पहले 21 वर्ष था,
उसको घटा करके 18 वर्ष किया गया। तो कब किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 से किया गया था। 21 वर्ष का जो आयु था मतदान का, उसको घटा करके 18 कर दिया गया। नेक्स्ट है, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कब की गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, मतलब 1988 के द्वारा किया गया था और ये प्रभावी हुआ था 1989 से। तो 1988 या 1989 कहीं पे लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेम ही है, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन बस याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वें संविधान संशोधन 2003 से पहले संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषा थी वो 18 थी, लेकिन वर्तमान में 92वें संविधान संशोधन 2003 के बाद इसमें संशोधन किया गया और टोटल जो है अब वो 22 है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 18 आंसर होगा। लेकिन याद रखिएगा कि 8वीं सूची में जो सरकारी भाषा की संख्या है वो 22 है, पहले 18 थी, अब 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो आपने अगर पंचायती राज प्रणाली पढ़ा है पूरा चैप्टर अच्छे ढंग से, तो स्थानीय सरकार का त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। गाइस एक चीज़ और, अगर आप लोग पॉलिटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने वो कराया हुआ है और उसमें काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया है, सारे क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का, और पूरा पॉलिटी उसमें कवर है। तो अगर आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन लूसेंट बुक के हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का सारा क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब सारे क्वेश्चन हैं उसमें, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका एक प्रैक्टिस भी बन जाएगा उसके ऊपर। तो उस वीडियो को उन सारे वीडियोस को आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है जहाँ से चाहे देखें, चाहे तो देख सकते हैं, वैसे मैंने बता दिया क्योंकि पॉलिटी कवर किया हुआ है पूरा, तो चैप्टर वाइज है, तो अच्छे ढंग से मतलब सारा क्वेश्चन उसमें है, ठीक है। तो स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ये सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के आदर्श, कानून की एकरूपता। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है ये, परंतु ये छोटे देशों के लिए आदर्श की व्यवस्था है, न कि बड़े देशों के लिए। तो इसमें कथन कौन सा सही नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श, ये बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है, छोटे देशों के लिए है लेकिन बड़े देशों के लिए नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, बलवंत राय मेहता या अशोक मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी नवंबर 1957 में, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी और इसके अनुसार 3 स्तर पर पंचायती राज संस्था का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर, है ना। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की, द्विस्तरीय सरकार की, एकल स्तरीय की या बहुस्तरीय की। तो त्रिस्तरीय तो हमें पता है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन 20 का राइट होगा। नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? परामर्शी निकाय है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, परामर्शी समिति है, पर्यवेक्षीय प्राधिकरण है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और ये क्या है? पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है, जो कि ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत समिति होती है वो प्रशासनिक प्राधिकरण होती है, जो कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? प्रशासनिक प्राधिकारी है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और उसके उपरांत अब अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जाति, इनमें जातियों की संख्या कितनी है? 1206 है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, अगर हमें ये पता है तो आराम से बन जाएगा। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ये जो 5 है कंट्री है, ये अस्थायी है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अस्थायी सदस्य कौन सा नहीं है? तो हमने क्या देखा, फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और रूस है। जर्मनी इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किससे जुड़ा हुआ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है जिसकी स्थापना 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर थे पीटर बेरेंसन, उनके द्वारा किया गया था। और उन्होंने 1961 में विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में ये किया था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किससे जुड़ा हुआ है? मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी। और इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। नेक्स्ट, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट है उसे येलो बुक कहते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो भारत का पहला विधि विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना अगस्त 1987 में हुई थी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? बीएसएफ। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो हमने पढ़ा था कि संविधान को जो है अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, है ना, 1950। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अंगीकृत हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, तो संविधान दिवस हर साल मनाया जाता है 26 नवंबर को, 26 नवंबर को, क्योंकि संविधान जो है वो 26 नवंबर को ही बना था, अंगीकृत हुआ था, तो इसलिए 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? तो प्रस्तावना याद होगा तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हो। तो जैसे पहले भी हमने स्टार्टिंग में ही प्रस्तावना से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था। तो देखिए, प्रस्तावना में जो भी शब्द दिए हैं तो क्रम में कैसे हैं वो हमें बताना है। गणतंत्र है, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी है और ये सब है। तो देखिएगा, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं क्योंकि इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद है तो आराम से बना सकते हो। तो देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है उसका सार्वभौम सत्ता संपन्न बोल सकते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक यानी जनवादी गणराज्य बनाने के लिए, तो ऑप्शन डी राइट होगा। बाकी ऑप्शंस देखिए मैच भी नहीं कर रहा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष होगा पहले, ये गलत है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, समाजवादी यहाँ पे नहीं है, देखिए समाजवादी कहाँ है, तो ये वाला भी गलत है, पहला ऑप्शन भी गलत ही है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट है, ठीक है। उससे बेहतर होगा अगर प्रस्तावना थोड़ा याद करके रखेंगे, वैसे तो याद ही होगा सबको। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना में भारत को कैसे घोषित किया गया? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? हम भारत के लोग, भारत को, है ना, हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पे आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने अथवा बदलने का अधिकार है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो कथन तो सारे सही हैं, लेकिन क्या है कि भारत में क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पे आधारित है? प्रजातंत्र की बात हो रही है, प्रजातंत्र किस तथ्य पे आधारित है? तो क्योंकि जनता जो है, यहाँ पे जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए ये प्रजातंत्र है। ठीक है, कथन सारे सही हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। तो भारतीय संविधान जो है हमारा, इसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति में तो ये संघीय है, लेकिन भावना में एकात्मक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, इसका संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट है भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार जो है ये किस विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची का विषय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ऑब्वियस है भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म के द्वारा कर सकते हैं या देशीकरण के द्वारा कर सकते हैं या किसी भूभाग का सम्मिलन हो जाता है तो नागरिकता मिलती है, लेकिन बैंक में धन जमा करने से नागरिकता नहीं मिलती। चलिए नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून कब पारित हुआ था? ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन कानून जो आया था CAB, ठीक है, आपने न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ था, तो उसी का क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून जो है ये पारित कब हुआ था? तो देखिएगा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में ये 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत हुआ था और उसी तिथि को पारित हुआ लोकसभा में। फिर राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर करके इस विधेयक को मंजूरी दी 12 दिसंबर को, तब ये अधिनियम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नागरिकता संशोधन कानून पारित कब हुआ था? यहाँ पे ये पूछ नहीं रहे हैं कि अधिनियम कब बना था। अधिनियम अगर पूछते तो 12 दिसंबर का डेट होता। तो देखिएगा पेश हुआ था लोकसभा में 9 दिसंबर को और राज्यसभा में 11 दिसंबर को पेश हुआ और उस दिन पारित हुआ। तो पारित पूछ रहा है ना, तो नागरिकता संशोधन कानून पारित कब हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून के अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है 66 बीपीएससी का। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की जो शक्ति है किसके पास है? भारत के सभी न्यायालय के पास, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। तो सभी न्यायालय के पास नहीं है। सभी न्यायालय कितने हैं? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है ये। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इनके पास है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार की जो भाग 3 में इसका व्यवस्था किया गया है और मौलिक अधिकार जो है ये आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है आर्टिकल 19(1) का ए। ये हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन पहले भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पता है कि मौलिक
अधिकार जो है वो 6 है अभी वर्तमान में, पहले 7 हुआ करते थे, जिसमें संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो अभी वर्तमान में 6 है। तो इसमें मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम जो है इसको देखिएगा ध्यान से कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार जो है आर्टिकल 32, इसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया या संविधान का हृदय कहा गया है। और संवैधानिक जो उपचार है, संवैधानिक उपचार, इसमें अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है, क्योंकि अधिकार परीक्षा जो होती है एक कार्रवाई है जिसके द्वारा न्यायालय जो है वो लोकपद पर किसी भी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करते हैं। तो इसलिए अधिकार परीक्षा को भी जो है संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहा गया है। और उत्प्रेषण जो है इसको पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है। तो ठीक है, इसे पोस्टमार्टम रीट कहते हैं और अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा कि पोस्टमार्टम रीट या फिर संवैधानिक उपचारों का मतलब पोस्टमार्टम, यहाँ पे है कि संवैधानिक उपचारों में से वो कौन सा है जिसे पोस्टमार्टम कहते हैं। तो पोस्टमार्टम उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रीट कहते हैं और अधिकार परीक्षा को भी जो है पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए, यानी कि इनमें से एक से अधिक। लेकिन बीपीएससी ने आयोग ने जो इसका आंसर है वो अधिकार परीक्षा बताया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बीपीएससी ने अधिकार परीक्षा बोला था, लेकिन इसका होना चाहिए ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें वर्णित है? तो एक कल्याणकारी राज्य, इसका जो आदर्श है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है तत्वों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली जो है इसकी व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये मौलिक अधिकार से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है तो वो हमें बताना है ऑप्शंस के हिसाब से। पूर्वोक्त यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है केंद्र सरकार के लिए हैं, और उपरोक्त यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो राज्य सरकार के लिए हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार के लिए हैं या राज्य सरकार के लिए इससे भिन्न है, या फिर पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। तो देखिएगा कि मौलिक अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से भिन्न इसलिए है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किसमें किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भाग 4 के क में और आर्टिकल 51 के क में। तो जब जोड़ा गया था इसको मौलिक कर्तव्य को, तो याद रखिएगा उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य को 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन जब जोड़ा गया था उस टाइम 10 थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कब जोड़ा गया था ये? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 आचार आदेश यानी कि 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, है ना। तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अब 11 हो गए हैं, जब जोड़ा गया था तो 10 थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण करता है मौलिक कर्तव्य। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। या बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देना हमारा मौलिक कर्तव्य है। या छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो देखिएगा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करने मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा ये भी मौलिक अधिकार है। लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो है वो क्या है? संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, या ऑप्शन डी है संसद में वोट दे सकता है। तो देखिएगा राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, क्योंकि संसद जो है ये आपने अगर मेरा चैप्टर पढ़ा होगा संसद वाला, उसमें मैंने बताया था कि संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति
इनसे मिलकर के बना है संसद। तो राष्ट्रपति जो ये संसद का एक अंग है, अभिन्न अंग है। तो संसद क्या है? संसद का हिस्सा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? संसद का हिस्सा है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक मत मतलब अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा होता है। मतलब कि अनुपातिक मत पद्धति के अनुसार एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो ये दोनों जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, बी एंड सी इसका, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुपातिक मत प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है, बी एंड सी इसका सही है। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद है तो उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या सांसद के द्वारा। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति पे महाभियोग चला करके आर्टिकल 61 के तहत, और राष्ट्रपति को संसद हटा सकती है, ठीक है, राष्ट्रपति को जो है संसद हटा सकती है, संसद के द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? सांसद। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो राष्ट्रपति होंगे। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इनमें से बताना है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो है वो कौन है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो संविधान में केंद्र सरकार की जो अधिशासी शक्ति है इसे कहाँ निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंडल या सभी तीनों में? तो राष्ट्रपति में निहित किया गया है। कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर या ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और हथियारबंद विद्रोह के आधार पर। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो प्रायः गवर्नर जो है वहाँ के उस राज्य के जो गवर्नर होते हैं उनकी सलाह पर किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को किस चीज़ का अधिकार नहीं देता है? संविधान जो है वो राष्ट्रपति को किस चीज़ का अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का या देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का? तो देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो राष्ट्रपति के पास इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, उसी प्रकार संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी संसद ही हटा सकती है, राष्ट्रपति ने नहीं हटा सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन हमें बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, बिल्कुल सही। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये भारत के राष्ट्रपति कराते हैं, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, क्योंकि ये कथन गलत है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदन के सदस्य जो हैं वो मिलकर के अनुपातिक पद्धति के द्वारा एकल संक्रमीय मत प्रणाली के द्वारा करते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार से। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी संसद करती है, राष्ट्रपति नहीं करती। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, कहाँ का मुख्य है? राज्य का मुख्य है, केंद्र का मुख्य है, राज्य केंद्र सरकार दोनों का मुख्य है, इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो केंद्र सरकार के मुख्य होते हैं। नेक्स्ट है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। तो संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वो लोकसभा से चुन करके जाते हैं, तो इसलिए सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन संघीय पूछ रहा है ना, संघीय मंत्री परिषद जो है, संघ में जो मंत्री परिषद होते हैं इसके मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं ये। नेक्स्ट, मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं तो प्रधानमंत्री के प्रति होते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा होता है, लेकिन यहाँ पे लोकसभा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी दे सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह करके काम करती है? तो कार्यपालिका जो होती है ये किसके अधीन रह करके काम करती है? न्यायपालिका के, विधायिका के चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह करके काम करती है। नेक्स्ट है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही है? तो संसदीय जो व्यवस्था है इसके बारे में कौन सा कथन सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होगी? बिल्कुल नहीं। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होगी? विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं? ऐसा भी नहीं है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होगी, तो गलत। देखिए, कार्यपालिका जो होगी वो, कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका जो है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसलिए इसमें से कोई सा भी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन ई राइट होगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के नेता होते हैं, है ना, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। चलिए नेक्स्ट है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो कहाँ पे हुआ ये हमें बताना है। तो भारत के संविधान में मंत्रिमंडल जो ये शब्द है इसका मात्र एक बार ही इस्तेमाल किया गया है, और वो क्या गया है आर्टिकल 352 में। और यहाँ पे क्या कहा गया है आर्टिकल 352 में, यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेगा तभी जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करे। तो वहाँ पे जो मंत्रिमंडल है उसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। सो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में जो है ये मंत्रिमंडल शब्द का यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? केंद्र सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी। वही महान्यायवादी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद में वो बैठ सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है ना। तो वो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, वो सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने का काम करते हैं, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, बेहतर होगा अगर आप लोग चैप्टर वाइज सारे देख लीजिएगा, मैं यही कहूँगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फ्रेशर है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, बुक्स वगैरह पॉलिटी का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप वो देख सकते हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं है, 20 वीडियो होगा, आधे घंटे का, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। उसको अगर आप लोग एक दिन में 1, 2, 3 वीडियो देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, और आपको एक कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, तो अच्छा होगा। और क्वेश्चंस भी किस ढंग से आते हैं, किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो क्या बताया था मैंने, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और हटाते हैं। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो कानूनी विषयों पे केंद्र सरकार को तो महान्यायवादी जो होते हैं वो परामर्श देते हैं, लेकिन यहाँ राज्य सरकार की बात हो रही है। राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता, इसको क्या बोलते हैं, महाअधिवक्ता, ये राज्य सरकार को परामर्श देता है, और ये जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। जिस तरह से केंद्र में है उसी प्रकार से राज्य में भी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, और ये किया गया था 1956 में।
नेक्स्ट है लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री जो है वो पूरी लोकसभा के नेता होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, है ना। चलिए नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। 25 से कम का नहीं होना चाहिए वो। नेक्स्ट है संसद सदस्य बनने के हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। तो देखिए संसद का सदस्य यानी कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसको संसद बोलते हैं, तो इसका मतलब न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगा, तो न्यूनतम 25 वर्ष होगा। लोकसभा का 25 वर्ष है तो न्यूनतम 25 वर्ष होगा, क्योंकि यहाँ संसद की बात की जा रही है, यानी कि दोनों को मिला करके, तो 25 वर्ष होगा। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि उसे प्राप्त न हो सके। वैध मत का 1/3, वैध मत का 1/4, वैध मत का 1/5। तो देखिए लोकसभा के चुनाव में कोई प्रत्याशी जो है वो कुल मतों का, जितने मत है कुल मतों का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं कर पाया तो उस उम्मीदवार की जो जमानत राशि होगी वो जब्त हो जाएगी, यानी कि वो अपनी जमानत खो बैठेगा। तो 1/6 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर यहाँ पे 1/6 कहीं पे भी नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो लोकसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1971 की जनगणना के अनुसार किया जाता है। तो ये कब तक चलेगा, ये 2026 तक चलेगा। 2026 तक लोकसभा में जो इतनी भी सीटें हैं वो 1971 की जनगणना पे ही आधारित रहेंगी। 2026 के बाद बदल दिया जाए मे बी, ठीक है, लेकिन अभी 2026 तक ही रखा गया है। नेक्स्ट है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए कौन सा वो राज्य है जिसके विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, 60 है। हिमाचल प्रदेश की 68 है, मणिपुर की 60 है, और मेघालय की भी 60 है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हमारा हिमाचल प्रदेश होगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा है। ओके नेक्स्ट है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन, और आप लोगों ने, अगर आप लोग अपडेट नहीं होते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा कि लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसका आंसर ये होगा। लेकिन अभी हम लोग देखें तो देखिएगा कि लोकसभा में 552 सीटें थी, जिसमें से 530 जो है वो राज्यों से लिए जाते थे और 20 जो है वो यूटी से लिए जाते थे, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो होता था इसको राष्ट्रपति मनोनीत करते थे लोकसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा में 2 सदस्यों को। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जनवरी 2020 से इसको हटा दिया गया है, यानी कि लोकसभा में अब राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकेंगे। अब लोकसभा की जो सीटें हैं वो 550 हैं, 530 राज्य से लिए जाएंगे और 20 यूनिटी से लिए जाएंगे। जो 2 लिए जाते थे वो नहीं लिए जाएंगे, इसको ख़त्म कर दिया गया है अब। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कुछ टाइम तक कि लोकसभा में राष्ट्रपति जो है वो 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 को मनोनीत करते हैं। लेकिन ये 2 जो है आंग्ल भारतीय जो मनोनीत होते थे लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, इस चीज़ को अब ख़त्म कर दिया गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मे बी एग्ज़ाम में पूछ भी दें पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट है लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा 100 विवेक से, प्रधानमंत्री के 100 विवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के 100 विवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोकसभा जो है इनको कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा।
प्रधानमंत्री की या फिर मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर सकते हैं, और राज्यसभा वो तो भंग करने का विषय ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो लोकसभा का जो है वर्ष में 2 बार, कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जाना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजती है, कितनी, 80 सबसे ज़्यादा, बिहार से 40, मध्य प्रदेश से 29 और पश्चिम बंगाल से 42 है। नेक्स्ट है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर आते हैं, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन पुराना है, उन दिनों बिहार जो है वो बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, तब बिहार की लोकसभा सीटें 54 हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन हम वर्तमान में देखेंगे, ठीक है, वर्तमान पे बात करेंगे, पुराने इससे मैं आंसर नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि अभी हम लोग जिस साल में पढ़ रहे हैं तो हमें उस हिसाब से आंसर पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि तब जो आंसर था वही रट्टा मार लें, ठीक है, क्योंकि क्या पता अगर अभी पूछ दे ऐसा क्वेश्चन तो आप क्या करिएगा, है ना। तो अभी के हिसाब से हम देखते हैं, तो देखिएगा अभी के हिसाब से सबसे पहले तो आता है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, और तीसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं, ठीक है। तो दूसरे तीसरे स्थान पे कौन आता है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। उस टाइम आंसर बिहार और महाराष्ट्र था, क्योंकि बिहार के भी अच्छे सीट थे, झारखंड एक था बिहार के साथ, लेकिन अब नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं याद रखिएगा, इसका आंसर यही याद रखिएगा कि दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे वेस्ट बंगाल है, पहले स्थान पे यूपी है। चलिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है, राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व है ये किस आधार पर देते हैं, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर है, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, उनके क्षेत्रफल के अनुपात के स्थान पर, उनके राजस्व के अनुपात के स्थान पर। तो सीट जो है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जो दिया गया है वो उनके जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया गया है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ओके, नेक्स्ट है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, पदेन सभापति जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, संसद के सभी सदस्य के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, या लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, लोकसभा मोहम्मद प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा होता है। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिरला है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो क्वेश्चन तो काफ़ी पुराना है, अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है वो कोई भी नहीं है, ठीक है। 2019 तक जो है एम थम्बी दुरई जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, वर्तमान में नहीं है, अभी 19 तक थे, ठीक है। तो अभी वो पद खाली है उपाध्यक्ष का। चलिए, नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल कितना होना चाहिए, तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, क्योंकि 2 बार सत्र बुलाना आवश्यक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो शून्यकाल जो है वो
कार्य जो है किसी भी काम मतलब कार्य का सभा शुरू होने से पहले का जो समय होता है उसको शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। वो दिन जब संसद में कोई काम नहीं होता उसको शून्यकाल बोलते हैं, ऐसा नहीं है। निलंबित प्रस्ताव निलंबित होने की स्थिति में ये भी नहीं है। स्थगन काल उसको भी शून्यकाल नहीं बोलते। प्रश्न उत्तर सत्र को भी शून्यकाल नहीं बोलते। शून्यकाल वो होता है जब जैसे सभा स्टार्ट होने वाला है तो उसके पहले का जो समय होता है उसको शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी क्या है? राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है या पंजीकृत पार्टी है? तो आम आदमी पार्टी जो है ये एक पंजीकृत पार्टी भी है, ठीक है, और राज्य पार्टी भी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ई होना चाहिए, यानी कि इनमें से एक से अधिक। लेकिन आयोग ने इसका आंसर ए माना था, यानी कि आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी है, बट इसका आंसर ई होना चाहिए, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी भी है, पंजीकृत पार्टी भी है और राज्य पार्टी भी है। तो ये विवादित क्वेश्चन कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब होता है? तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन जो है वो तभी बुलाया जा सकता है जब किसी विधेयक पे दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है, तभी बुलाया जा सकता है। और किसी भी कंडीशन में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। इस चीज़ को मतलब दिमाग में बिठा के रखिएगा। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए नहीं, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने की और उसे पारित करने के लिए जिस पे दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है, ऑप्शन डी राइट होगा, केवल 4 इसका सही हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब दोनों सदनों में किसी भी विधेयक को लेकर के मतभेद है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो संविधान जो है वो सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है, दिल्ली क्या है? राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? तो सिक्किम जो है, सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। सिक्किम को एक चीज़ याद रखिएगा इस चीज़ को, सिक्किम के बारे में, कि यहाँ पे है कि सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया था। तो सिक्किम को देखिएगा 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था। तो अगर ऑप्शन में 35-36 दोनों है तो आप लोग 36 के साथ चलेंगे। यहाँ पे 36 नहीं है इसलिए इसका आंसर 35 देती है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सिक्किम को भारत का राज्य जो है वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। 35वें संविधान में सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 36वें में सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिला था। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर वो वीडियो देखेंगे लूसेंट का तो उसमें है इस तरीके का क्वेश्चन, और वहाँ पर अच्छे से काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन है। ऐसे भी पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है। तो वहाँ पे भी मैंने समझाया भी था। तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम इसका आंसर अभी होगा। लेकिन अगर याद रखिए ऑप्शन में अगर 36 भी है कहीं पे, 35-36 दोनों है तो 36 दीजिएगा, ठीक है। राज्य की अगर बात हो तो राज्य बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करके, या संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। तो बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य, बिहार को काटकर हो या किसी भी राज्य को काटकर, अगर एक राज्य, यहाँ पे राज्य बनाने की बात हो रही है, तो किसी भी राज्य को बनाने के लिए जो है वो संसद जो है, इसके संसद के प्रावधानों के द्वारा ये संभव है। संसद ही जो है वो राज्यों का निर्माण करती है। यहाँ पे राज्य विधानसभा में कानून पारित करने से कुछ नहीं होगा, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने से कुछ नहीं होगा, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करने की भी जरूरत नहीं है। संसद जो है वो राज्य को बनाती है, राज्यों का निर्माण करती है, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में बनाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन है? संविधान समीक्षा आयोग, इसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? MN वेंकटचलैया। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा, या भारतीय सरकार अधिनियम 1953 के अधीन, या संविधान के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये भारतीय संविधान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है?
यानी कि सेंक्शनल स्ट्रेंथ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की क्या है। तो क्वेश्चन पुराना है, उन दिनों कुछ और हुआ करता था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो स्वीकृत क्षमता है यानी कि न्यायाधीशों की जो सीटें हैं वो 33 हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश होंगे और प्लस एक जो है मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस, टोटल यानी कि 34 होंगे, लेकिन न्यायाधीश कितने होंगे, 33 होंगे वर्तमान में। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने का जो शक्ति है वो संसद के पास है। तो वर्तमान में जैसे 33 है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो 65 वर्ष है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके देता है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है इसका अर्थ क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्यों का जो होता है कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख वो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की जो विधायिका है ये सम्मिलित है। राज्य की विधायिका की बात हो रही है, जैसे केंद्र में जो होता है लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो उसी प्रकार से राज्यों में क्या क्या होता है। राज्यों में होता है विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद जहाँ पे इसका अस्तित्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ पे इसका अस्तित्व है। जैसे कि अभी कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद का अस्तित्व है। ठीक है, तो जहाँ पे विधान परिषद का अस्तित्व वहाँ पे विधान परिषद भी होंगे। तो ये तीनों जो है ये विधायिका होते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा, केवल 4। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल या राज्यपाल जो हैं वो राज्यपाल जो होते हैं वो आर्टिकल 175 का 2, आर्टिकल 175 का 2 इसके द्वारा जो किसी भी राज्य के राज्यपाल होंगे या उत्तर प्रदेश के हों या किसी भी राज्य के राज्यपाल हों, वो विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश करते हैं। और ये किस अधिकार का उपयोग करते हैं, जो आर्टिकल 175 के 2 में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है। तो राज्य की बात हो रही है। केंद्र स्तर पे क्या होता है कि राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। और राज्य की विधान पालिका होती है उसमें विधान परिषद जो होता है, परिषद ये उच्च सदन होता है और विधानसभा जो होती है वो निम्न सदन होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद जो है इसकी संरचना करना या इसको विघटन करना ये किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। तो अभी मैंने जैसे बोला था कि वर्तमान में 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है तो जम्मू कश्मीर अब नहीं है। तो 6 राज्यों को अगर आप लोग याद रखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। तो ऑप्शन के हिसाब से बिहार में विधान परिषद है, केवल 4। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 170 में है। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा के जो अध्यक्ष स्पीकर होते हैं वो अगर तक पद त्यागना चाहे तो अपना पद त्यागपत्र किसको देंगे। तो जिस तरीके से
लोकसभा के जो होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उसी तरीके से विधानसभा में भी स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना पद त्यागने के लिए अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी उपाध्यक्ष को देते हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो है दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 का ये मामला था। इसमें ये निर्णय दिया था कि 3 बार तलाक कहने से तलाक नहीं हो सकता, ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं? तो उच्च न्यायालय जो है, अभी कितने उच्च न्यायालय वर्तमान में? 25 उच्च न्यायालय हैं टोटल, जिसमें इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से वो उच्च न्यायालय हैं या कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए बना है। तो देखिएगा इसमें 2 आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी और मुंबई। गुवाहाटी का जो उच्च न्यायालय है इसके क्षेत्राधिकार में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आता है। और मुंबई जो उच्च न्यायालय है, मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा ये आता है। तो सी और डी ये दोनों ही इसका आंसर होगा। आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है, इसमें 25वां जो हाईकोर्ट बना था वो कौन सा बना है। बड़ा अच्छा लगेगा अगर लिख दीजिएगा कि कब बना था, ये भी इसके साथ भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, इसका प्रकार क्या है? तो पुराना क्वेश्चन है। तो देखिएगा, बाबरी मस्जिद और या राम जन्मभूमि का जो विवाद था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वतः अधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ये लास्ट ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है 66 बीपीएससी का। तो कौन सा वो अनुच्छेद है जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? आर्टिकल 324। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 ये संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि शिक्षा जो है ये पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रख दिया गया। इसमें हम लोग समवर्ती सूची वाला भी हम लोग चैप्टर ही पढ़ चुके हैं, उसमें देख चुके हैं ऑलरेडी कि कौन कौन सा किस सूची में है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 के तहत है। नेक्स्ट है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्य केंद्र के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, इनमें से कोई भी नहीं। तो वित्त आयोग जो है ये संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की जो स्थापना है ये 15 मार्च 1950 में हुई थी और अब 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, कुछ राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो देखिएगा ये तेलुगु देशम पार्टी है। तेलुगु देशम पार्टी, इसके सदस्य थे एमजी बाल योगी। वो 12वीं और 13वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए थे। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो कोई भी राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है ये चुनाव आयोग के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो सही कथन है वो हमें बताना है। तो कथन देखते हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन हमने अभी भी देखा। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। तो बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग
जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था, इसने अपना प्रतिवेदन जमा कब किया था? तो सरकारिया आयोग पहली बात तो ये केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछता है। और ये क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष सरकारिया आयोग जो है इसे प्रतिवेदन जमा किया था इसने? तो इसने अपना प्रतिवेदन जमा किया था 1987 में। नेक्स्ट है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का जो चुनाव होता है इसका निर्णय कौन लेते हैं? पंचायत के चुनाव का निर्णय राज्य सरकार लेते हैं, क्योंकि पंचायत का जो चुनाव है ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि पंचायती राज विषय किसका है? राज्य सूची का। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को, ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, 29 कार्य की सूची दी गई है, किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो पंचायती राज जो है इसके अंदर 29 कार्यों का सूची वर्णित है, जो कि आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत है, 243 जी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत। तो ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा वो अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है ये। हम लोगों ने, मैंने बताया भी था कि राज्य के नीति तत्वों में शामिल है और ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देती है? आर्टिकल 40। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख क्या विशेषता क्या है? इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। बिल्कुल सही है, 3 स्तर पे होता है ये। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। बिल्कुल सही है ये। तो इनमें से सभी, तो सारे हम लोगों ने देखा सारे कथन सही थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में क्या क्या आते हैं? तो 3 स्तर पे होता है ये। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, या ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, या जिला परिषद। तो देखिएगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति यानी कि पंचायत समिति जिस क्षेत्र का है, और जिला परिषद, 3 आते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो ये विकेंद्रीकरण जो वर्ड है इसको हमेशा याद रखिएगा, ये पंचायती राज है अगर विकेंद्रीकरण ही इसका लक्ष्य है। ठीक है। नेक्स्ट है सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। तो सहयोग, किसके सहयोग की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियस है स्थानीय जनता की, जनता ही उन्हें वोट करते हैं। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्ति के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, ये सभी। तो भारत में पंचायती राज जो है प्रतिनिधित्व करता है शक्ति के विकेंद्रीकरण का, लोगों के हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत, प्रस्तावना के अंतर्गत, राज्य के नीति आयोग सिद्धांत के अंतर्गत, या भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत। तो भारतीय राज्य को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा, ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना।
तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना इसका आंसर होगा, जो नहीं है, मतलब विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट कौन सा नहीं है, तो आत्मविश्वास को जगाना है, ना कि नहीं जगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पे हुई, प्रारंभ की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी और उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुई थी। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, तो राजस्थान के बाद राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। न्याय पंचायत जो बनाने की सिफारिश की गई थी ये अशोक मेहता कमेटी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। अनुशासन जो है इसका रखरखाव स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बाकी सारे आते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट देखते हैं, किन राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया हुआ है। तो ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो देखिएगा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, ये चारों जो राज्य हैं यहाँ पे महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 1, 2, 3 एंड 4 सारे। नेक्स्ट है, किन राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिला का आरक्षण 50% कर दिया। 2010 तक जो है बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% किया था। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुई थी। तो 73वां जो संविधान संशोधन आया था जिसपे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, इसकी शुरुआत, ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसकी जो शुरुआत है ये 64वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा मतलब हुआ था। इस बिल को तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे उन्होंने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था, और लेकिन ये विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था उस टाइम। फिर इसको 72वें संविधान संशोधन विधेयक 1991 के द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था ये। तो ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी, तो 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई थी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 66 बीपीएससी में आया है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। तो पंचायती राज संस्था के शक्ति के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता, न्यायिक पुनरीक्षण, ये सर्वोच्च न्यायालय का शक्ति है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ पे, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो संविधान में संशोधन करने का जो विषय है ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या लोकसभा में लाए या राज्यसभा में लाए। नेक्स्ट है, संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो पहला जो संशोधन विधेयक है ये 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो देखिएगा, संविधान का 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में संविधान के बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिसको बदलने की कोशिश की गई, इसलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहेब कालेकर। काका साहेब कालेकर। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं। राज्य लोक सेवा जो आयोग है इसके अध्यक्ष नियुक्त किसके द्वारा किए जाते हैं, राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
नेक्स्ट है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? मतदान के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है VVPAT, इसका संस्करण क्या है? M3। नेक्स्ट है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आता है? वरीयता क्रम में पहले कौन आता है? UPSC का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो देखिएगा भारत के वरीयता क्रम में UPSC का अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि CEC, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इन तीनों को एक ही क्रम में रखा गया है। तीन को एक ही मतलब सेम इनको क्रम में रखा गया है, सेम ही है इनका। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनको 14वां क्रम है न्यायिक क्षेत्र में, और ऐसे 17वां क्रम है। तो क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले कौन आता है। ठीक है, तो ये तीनों, ये जो है ये तीनों ही सेम समान इनको क्रमांक मिला हुआ है, 9 के क में रखा गया इनको। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 17वां क्रम या 14वां क्रम बोल सकते हैं, इसमें रखा गया है। तो पहले कौन आते हैं? ये तीनों आएंगे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, ऑप्शन ई पूरा नहीं आ पाया है इसमें, इसके लिए सॉरी। तो ऑप्शन ई इसका आंसर सही हो जाएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, एंड प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा भी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, या फिर आप लोग जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा है वो भी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और सारे क्वेश्चंस को देखें। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार इसको देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, BPSC पूछता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अब तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।